हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो कि एक कहानी है और इसके जो लेखक है वो प्रेमचंद है। तो दोस्तों, ये कहानी हम किस परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं? तो असिस्टेंट प्रोफेसर HPSC ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली हुई है उसी के तहत और HPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम तैयारी कर रहे हैं। और जो HPSC ने सिलेबस दिया है उसमें 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में से ये जो कहानी है ये यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत आती है। और जो HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस दिया है सेम UGC नेट का है। तो दोनों ही परीक्षाओं के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 7 हमने शुरू कर रखी है, और यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र ये मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। आप ये देख सकते हैं। अगर आपको इन यूनिट्स का कोई लिंक नहीं मिलता है या वीडियो नहीं मिलती हैं तो आप मेरे पास कमेंट करें, मैं लिंक शेयर जरूर कर दूंगी। वैसे यूनिट नंबर 5 और 6 का मैंने अभी लिंक शेयर किया है, पोस्ट कम्युनिटी पर मैंने डाला है, तो आप वहां से ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और यूनिट नंबर 5 और 6 कंप्लीट करवा रखा है। उसका लिंक मैंने अभी अभी कम्युनिटी पर डाला था क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था। तो शुरुआत करती हूँ यूनिट नंबर 7 की, कहानी नंबर 6। और इस यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत कुल अगर बात करूँ तो 21 कहानियाँ हैं। तो अभी तक हम 5 कहानी पढ़ चुके हैं और आज कहानी पढ़ेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि ये कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। और आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद अपना एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। तो इनकी कहानियाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इससे संबंधित जैसे कि ये कहानी है तो इससे परीक्षा उपयोगी कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं सभी पर हम नज़र डालेंगे। इसके पात्र कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे। इसके प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है इस कहानी का वो हम पढ़ेंगे। इसमें विशेष बात क्या है, पात्रों में हम गौण पात्र पढ़ेंगे, प्रमुख पात्र पढ़ेंगे, और उसके बाद जो इस कहानी के महत्वपूर्ण कथन हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? ये मैं हर बार बताती हूँ आपको, और जब आप पेपर देने जाएं तब आप देख सकते हैं कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। तो स्क्रीनिंग पेपर होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव होगा। तो कंटेंट हम ऐसा लेकर आ रहे हैं कि दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी आपकी एक साथ हो। तो सर्वप्रथम जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है ये एक कहानी है, और ये कहानी सबसे पहले जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। अब कुछ एक बात कर लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 के आसपास कहानियां लिखी हैं। तो इनके कहानी संग्रह काफ़ी हैं, जो कि मानसरोवर के 8 भागों में बांटी गई हैं इनकी जो कहानियां हैं। और अब इनकी संग्रह देख लेते हैं कि कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट कहानी संग्रह यहाँ पर दिए गए हैं। तो सोजे वतन जो कि 1908 में प्रकाशित हुआ, ये इनका कहानी संग्रह है। और ऐसा सुना जाता है कि सोजे वतन को जो अंग्रेज लोग थे उस समय इसको जब्त कर लिया गया था। ये भी पहला कहानी संग्रह है मुंशी प्रेमचंद जी का जो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखने योग्य बात है, पहला कहानी संग्रह उर्दू में प्रकाशित हुआ वो था सोजे वतन 1908 में, और जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। दूसरा कहानी संग्रह आता है इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन। ये जो कहानी संग्रह है इसके अंतर्गत सांसारिक प्रेम और देश प्रेम की भावना से ये ओतप्रोत है संग्रह। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये भी एक कहानी संग्रह है मुंशी प्रेमचंद जी का। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कुछ और संग्रह है, यही मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिल ए मातम। तो इसमें शोक का पुरस्कार है, एक मात्रा है, इस शोक का मतलब है दुख। तो सिल ए मातम, मातम का मतलब तुम्हें पता ही है, दुखी होता है, शोक ही होता है। तो शेख मखमूर, यही मेरा वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सोजे वतन, ये सारे क्या हैं? इनके कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने सेडिशन राजद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था। ठीक है।
तो प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, तो उसे क्या कर लिया गया था, सेडिशन का मतलब राजद्रोह का इस पर आरोप लगाकर इसे जब्त कर लिया था। अब इस कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है, यानी कि इसके माध्यम से लेखक का कहने का उद्देश्य क्या है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। और उद्देश्य यानी कि कोई भी लेखक होता है तो किसी भी रचना को लिखने के पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो क्या कहना चाहता है लेखक इस कहानी के माध्यम से, क्या उसका उद्देश्य है, क्या बात है जो वो अपने पाठक वर्ग तक, अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता है। रूपवती दिल फरेब और उसके प्रेमी दिल फिगार की इस अलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी में अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। इसमें दो पात्र हैं, रूपवती दिल फरेब और उसके प्रेमी दिल फिगार, यानी कि दो प्रेमी हैं, दिल फरेब और दिल फिगार। और उनकी कहानी कुछ अलिफ लैला, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, ये भी एक प्रेम कहानी पर, जब हम छोटे थे उस समय जीटीए इस पर आता था, नेशनल पर ये टीवी में आता था। तो अलिफ लैला एक प्रेम कहानी है, और जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी है, इसमें भी इन दो प्रेमियों की शुरुआत में यही प्रेम कहानी है, और कहानी के अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया है। तो ये दो पात्र हैं, इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखें, रूपवती दिल फरेब और उसके प्रेमी दिल फिगार। सब दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इस कहानी के दो ये पात्र हैं। प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का वर्णन, पवित्रता का चित्रण भी इस कहानी में किया गया है। तीन अनमोल रतन, पवित्र आंसू, सती की चिता की राख, देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा, और मिनोसवाद शहर इटली का चित्रण, यानी कि तीन अनमोल रतन ये है। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, एक कोई और पॉइंट डाल देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा अनमोल रतन नहीं है इस कहानी में। तो इन बातों को, पॉइंटों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद इस कहानी में प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण तो किया ही गया है, साथ ही साथ इसमें इटली शहर का भी चित्रण किया गया है, और इटली के भी मिनोसवाद शहर का यहाँ पर चित्रण है। तो ये प्रश्न, ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूजीसी नेट में भी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे कि इन कहानियों में, उपन्यास में जो शहरों के स्थान है वो पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कुछ प्रमुख पात्र। अब हम मुख्य जो पात्र हैं उन पर बात करते हैं। दिल फरेब, जैसे कि मैंने अभी बताया था, रूपवती दिल फरेब, तो ये सौंदर्य की देवी है। दिल फिगार, जिससे प्रेम करता है, मतलब दिल फरेब का जो प्रेमी है वो दिल फिगार है। मिनोसवाद की मल्लिका है वो, यानी कि इटली की मल्लिका है, सौंदर्य में भरपूर है, देवी के समान है, दिल फिगार से प्रेम करती है। दिल फिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है। वो अपने प्रेमी को, दिल फरेब जो है, अपने प्रेमी दिल फिगार को क्या कहती है कि तुम मेरे लिए वो चीज़ लेकर आओ जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। अंत में दिल फिगार द्वारा अनमोल रतन लाने पर कहती है, आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। तो ये जो कथन है ये आपको याद रखना है, ये दिल फरेब का है। ठीक है। दिल फिगार कौन है? दूसरा प्रमुख पात्र आता है दिल फिगार। ये दिल फरेब का सच्चा प्रेमी है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन ढूंढ कर लाता है दिल फरेब के लिए। तो तब ये कथन वो कहती है। गौण पात्र कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। काला चोर सैकड़ों आदमियों का कातिल है। काला चोर नाम का जो पात्र है वो सैकड़ों लोगों का कत्ल कर चुका है, जिसे फांसी दी जाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। पहले अनमोल रतन के रूप में इसी का आंसू दिल फिगार लाता है। देखो, वो आंसू सबसे अनमोल रतन है जिस आदमी को फांसी होने वाली है। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, सैकड़ों आदमियों का कातिल जिसे फांसी दी जाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के, मतलब जिस आदमी, काला चोर नाम का जो व्यक्ति था, उसको फांसी दी जाती है, तो जिसको भी फांसी दी जाती है उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक बालक से मिलने दिया जाए। पहले अनमोल रतन के रूप में इसी का आंसू दिल फिगार लाता है। ठीक है। बुजुर्ग हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग जो पात्र है वो कौन है? हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग है।
एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में इसने लाठी ले रखी है। उसके बाद दिलफिगार को पूर्व की ओर हिंदुस्तान भेजता है। सिपाही भी एक पात्र है इसमें, बुजुर्ग भी एक पात्र है। तो सिपाही का क्या रोल है? हिंदुस्तानी का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रतन उसी सिपाही के आखिरी वक्त का कतरा लाता है। तो ये रक्त का कतरा, ये दूसरा अनमोल रतन हो गया। ये तीनों अनमोल रतन आपको याद रखना है। उसके बाद एक युवती है और युवती का मृत पति, ये भी गौण पात्र हैं दोनों। और अब आते हैं प्रमुख इसके उद्धरण कौन कौन से हैं। प्रमुख उद्धरण आप यहाँ देख सकते हैं, सभी के यहाँ पर नाम दे रखे हैं। दिलफरेब और दिलफिगार से कहती है, क्या कहती है? वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। तो ये तो लेखक बता रहे हैं यहाँ पर, उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। तो इस कथन में बताया गया है दिल फरेब का जो सच्चा प्रेमी है उसके बारे में, और सौंदर्य की देवी मलका है दिल फरेब। ठीक है, अगर तू सच्चा प्रेमी है तो जा, और ये बात कहती है दिल फरेब अपने प्रेमी से। तो क्या कहती है? तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिली तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। ये बात दिलफरेब कहती है दिलफिगार अपने प्रेमी से। ठीक है, तो ये कथन इम्पोर्टेंट है। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह चीज़ किस किस्म की चीज़ है। ठीक है, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया। तो सबसे पहले अनमोल रतन बताया था ना, उस आंसू का ही लेकर आता है। तो उसने अनमोल रतन जो है हाथ में ले लिया, और उसके दिल ने कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और आमे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर हैं। तो तख्ते ताउस का तो तुम्हें पता है कि जैसे कि ये मुस्लिम लोग थे, इनके जो गद्दी होती थी जिस पर ये बैठते थे उसे तख्ते ताउस कहते थे। क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न देगी? ये बात भी दिलफिगार कहता है दिलफरेब से। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने से न बन पड़ा हो। तो वो कहती है कि तू एक बार मेरी तरफ मस्त निगाह से देख, मैं तेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ भी लाकर रख दूंगा। तो ये कथन दिलफिगार का है। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक ये राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है, और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसे अनमोल भेंट मुझे दी। तो ये दिलफिगार का कथन है। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। ये बात दिलफरेब कहती है अपने दिलफिगार से, अपने प्रेमी से। और आगे है, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। ये बुजुर्ग का जब हमने पात्र पढ़ा था तब भी आया था कि वो उसे हिंदुस्तान की तरफ भेजता है। तो ये कथन किसका है? बुजुर्ग का है। उसके बाद है, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। ये कौन कहता है? ये सिपाही का कथन है। ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। ये कौन कहता है? दिलफिगार का कथन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, इसे याद रखना है आपको। और उसके बाद है,
सिपाही बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। वो व्यक्ति हिंदुस्तान में आता है तब भारत का सिपाही बोलता है। आतिथ्य सत्कार व्यक्ति कौन? दिलफिगार। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मतलब हमारा देश जो है अंग्रेजों के गुलाम था। तो वो कहता है कि हम तेरा आतिथ्य सत्कार भी नहीं कर सकते। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। कहता अपने देश के लिए मर जाना ही सबसे अच्छा है, इससे अच्छी कोई मौत हो ही नहीं सकती। ये सिपाही का कथन है। आगे है, मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। ये कथन भी सिपाही के संदर्भ में ही कहा गया है। बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। सही कहा है। दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानेसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। ये कथन है दिलफिगार का। आगे और है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे अनमोल चीज़ में, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ में कौन सी बात है जो सबसे अनमोल है? तो आपको बताना कि खून का वह आखिरी कतरा जो देश की हिफाजत में गिरे, मतलब जो देश सेवा करते हुए अपना खून बहाया जाता है, वही सबसे अनमोल चीज़ है। अगली कहानी है कानों में कंगना, और इसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही जो कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ते हैं तो वो हमारा SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये सारी वीडियो मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के अगर कोई भी वीडियो आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप टेलीग्राम चैनल को मैंने बताया इस नाम से सर्च करें और ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर और जो मैंने TGT PGT एस्टेट के लिए पढ़ा है, वो सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। धन्यवाद।